किडनी पेशेंट में ये बड़ी एक टिपिकल चीज़ है कि हर किडनी पेशेंट की कंडीशन जो है ना, वो दूसरे किडनी पेशेंट से अलग होती है। कि डाइट वाकई एक बहुत कंसर्न का मैटर है। किडनी फेलियर का एक बड़ा कारण जो है वो डायबिटीज़ और उसकी दवाइयाँ हैं। या तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या फिर उसकी जो दवाइयाँ हम खाते हैं उसका साइड इफेक्ट के कारण किडनी फेलियर हो जाता है पेशेंट का। आरओ का पानी मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ पर्सनली, क्योंकि वो डिमिनरलाइज्ड होता है, उसमें काफ़ी सारे मिनरल्स जो है वो नहीं होते हैं, तो डेफिशिएंसी हो जाती है। उल्टा बॉडी में से वो पानी जो है मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। ये जो लिस्ट हम आज जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये लिस्ट मैंने बड़े सोच समझ के और सारे फैक्टर्स देख के ही निकाली कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जो सबके लिए सेफ है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनु, जो कि आयुर्वेदा एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अनु, किडनी के बारे में अलग अलग भ्रांतियां हैं, कई सारे सवाल हैं हमारे पास में और हम एक एक करके उन सभी सवालों का जवाब आपसे चाहेंगे। तो आज हम बात करेंगे किडनी की डाइट पर कि क्या चीज़ खानी-पीनी चाहिए, क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी-पीनी चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, कोकोनट वाटर पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं, खाने-पीने से रिलेटेड ही क्या चीज़ें खानी-पीनी चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले हम शुरुआत इसी सवाल से करते हैं कि जो किडनी के पेशेंट हैं, जिनकी किडनी खराब हो रही है, उन्हें क्या चीज़ खानी-पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी-पीनी चाहिए? वंदना जी, ये जो सवाल आपने पूछा है, एक्चुअली ये सबसे बड़ा कंसर्न है किडनी पेशेंट का। सिर्फ किडनी पेशेंट का ही नहीं, उसकी फैमिली का, उसके हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स का, जो उसके डाइट मॉनिटर करते हैं उनका भी। क्योंकि पेशेंट एक बार जब डायग्नोसिस हो जाता है, हॉस्पिटल जाता है, ट्रीटमेंट लेता है, कई बार पेशेंट एडमिट रहते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो घर चले जाते हैं छुट्टी लेके, तो उनको एक डाइट चार्ट दे दिया जाता है कि ये डाइट है, ये आपने फॉलो करनी है। लेकिन होता क्या है कि घर जाके समय-समय पर उनकी जो कंडीशन है वो बदलती रहती है। किडनी पेशेंट में ये बड़ी एक टिपिकल चीज़ है कि हर किडनी पेशेंट की कंडीशन जो है ना, वो दूसरे किडनी पेशेंट से अलग होती है। तो उनकी कंडीशन टाइम टू टाइम अ, बदलती रहती है कि कभी स्वेलिंग होगी, कभी साँस लेने में दिक्कत आ गई, कभी पेट में पानी भर गया, कभी फेफड़ों में पानी भर गया, कभी कुछ और दिक्कत आ गई, तो पेशाब आना कम हो गया। तो प्रॉब्लम तब आती है जब इस तरह की सिचुएशन में वो सेम तरह की डाइट फॉलो करते रहते हैं। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है किडनी पेशेंट की, अगर हम बात करें कि डाइट वाक़ई एक बहुत कंसर्न का मैटर है। और लेकिन खुशी की बात ये है कि सिर्फ़ यहीं पर नहीं, पूरी दुनिया में ही ये माना जाता है कि जो हमारी डाइट है, जो हमारी इंडियन डाइट है स्पेशली, वो सबसे बेस्ट डाइट है, क्योंकि ये एक बैलेंस्ड डाइट है, इसमें कॉम्बिनेशंस खाते हैं हम। तो ये हमारी डाइट को एक कंप्लीट और सेफ और बैलेंस्ड डाइट बनाता है। तो किडनी पेशेंट के लिए अगर कहा जाए तो एक बैलेंस्ड, सेफ, एक मॉडरेशन में, यानी कि हर चीज़ खाना है लेकिन कम क्वांटिटी में खाना है और सोच कर खाना है। तो जो आज की डिस्कशन है इसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एक-एक करके सारी बातों के बारे में हम क्लैरिटी करें कि आपको कैसे अपना फूड चूज़ करना है। जी, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन के बारे में भी बहुत ज़्यादा भ्रांति है कि प्रोटीन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, प्रोटीन से परेशानी होगी किडनी पेशेंट को। तो खाना तो हर चीज़ ज़रूरी होती है, तो कितनी मात्रा में ज़रूरी है, कितना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, वो हमें बताएँ आप? वंदना जी, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो किडनी पेशेंट होते हैं वो एक जैसे नहीं रहते। हर किडनी पेशेंट दूसरे किडनी पेशेंट से अलग रहता है। किसी पेशेंट को प्रोटीन के रिस्ट्रिक्शंस भी फॉलो करने पड़ सकते हैं। किसी पेशेंट को प्रोटीन बढ़ाना भी पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसकी किडनी के फेलियर का कारण क्या है। अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, यानी पहले से ही प्रोटीन लीक हो रहा है। एक तो पहले से प्रोटीन लीक हो रहा है, दूसरा हम उसके डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, तो वो और ज़्यादा प्रोटीन लॉस होने के कारण उसके मसल्स जो हैं धीरे-धीरे करके ख़त्म हो जाएँगे, वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्वेलिंग और बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे पेशेंट्स को प्रोटीन खाना है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये इसके बारे में भी हम बात करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि आपको प्रोटीन खाना है या नहीं खाना है। तो अगर प्रोटीन पेशाब के रास्ते लीक हो रहा है, बॉडी से जा रहा है, झाग आ रही है आपके
पेशाब में, तो आपको प्रोटीन खाना है। तो उसमें कितना खाना है, बॉडी वेट के हिसाब से ही हमें डिसाइड करना चाहिए। नॉर्मली 1.4 ग्राम्स यानी ऑलमोस्ट 1.5 ग्राम हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, मेरी, आपकी, सबकी, कि 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हमें प्रोटीन जो है वो खाना चाहिए। लेकिन किडनी पेशेंट अगर 1 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से भी खाएगा तो उसके लिए वो भी एक बहुत सफिशिएंट मात्रा जो है रहती है। तो खाना है प्रोटीन, लेकिन किस तरह से खाना है, किस कॉम्बिनेशन में खाना है और किसको ज़्यादा खाना है, किसको कम खाना है, ये हमें अपनी कंडीशन के हिसाब से समझना है। प्रोटीन में दालें भी आती हैं, तो दालों को कितना खाना है या कौन-सी दाल खानी है, कौन-सी नहीं खानी है? मैं स्पेसिफाई करने से पहले थोड़ा-सा इसको इलैबोरेट करना चाहूँगी कि ऐसा माना जाता है कि जो वेजिटेरियंस हैं या जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं, वो अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन्स नहीं हैं, ऐसा माना जाता है। तो वो इसलिए माना जाता है कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी माने कि बॉडी में एब्ज़ॉर्ब करके उसको इस्तेमाल करने की जो एक बायोलॉजिकल वैल्यू होती है, वो माना जाता है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन की जो कम है, यानी दालों की या जो हमें प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन सोर्सेज़ हैं, उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू कम है। और जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, उसको ऐसा आम समझा जाता है कि उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत अच्छी है, उसको एब्ज़ॉर्ब करना हमारी बॉडी में हमें और यूज़ करना आसान है। तो इसलिए जो लोग प्रोटीन चाहते हैं, वो ज़्यादातर फ़ोकस करते हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड। लेकिन किडनी पेशेंट में मेन कंसर्न होता है, जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं ना, उसमें होती है फास्फोरस। वो दालों में भी है, वो नॉन वेजिटेरियन फूड में भी है। हालाँकि बायोलॉजिकल वैल्यू प्लांट बेस्ड प्रोटीन की और दालों की, जैसे आपने पूछा, उनकी उनकी कम है। बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन फास्फोरस की क्वांटिटी जो नॉन वेजिटेरियन फूड में है, वो हमारी किडनी को ज़्यादा हार्म करती है और उसको हम कम भी नहीं कर सकते। लेकिन दालों में ऐसा नहीं है। दालों को हम इस्तेमाल करने से पहले अगर एक खुले पानी में भिगो के रखते हैं कम से कम 5-6 घंटे तक, और उसके बाद वो पानी फेंक देते हैं और फिर उस दाल को हम खुले पानी में पकाते हैं, यानी पतली दाल रखनी है, खुले पानी में उसको पकाना है, तो वो फास्फोरस की मात्रा को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत कम किया जा सकता है। तो वो प्रोटीन बायोलॉजिकल वैल्यू कम होने के बावजूद भी शरीर में फ़ायदा करेगा, बजाय कि नॉन वेजिटेरियन जो सोर्सेज़ हैं, उसके कंपैरेटिवली। और दालें मूँग की और मसूर की, ये 2 दालें बहुत सेफ़ है किडनी पेशेंट्स के लिए, तो ये सारे किडनी पेशेंट्स खा सकते हैं, चाहे यूरिक एसिड भी हाई है तब भी खा सकते हैं, ये 2 दालें। जी। यहाँ पे मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि कुलथ की दाल एक होती है जो पहाड़ी इलाके में बहुत ज़्यादा मिलती है और कहते हैं कि किडनी पेशेंट को वो दाल ज़रूर खानी चाहिए। जी, कुल्थ की दाल ज़्यादातर जिनमें स्टोन्स रहते हैं, किडनी स्टोन्स रहते हैं, और उनको बताया जाता है कि कुल्थ की दाल खानी चाहिए। अच्छी होती है कुल्थ की दाल, लेकिन बस ध्यान उसी बात का रखना है कि सबसे पहले उसको बहुत सारे पानी में भिगो के रखना है बहुत सारे घंटों के लिए। फिर बहुत सारा वो पानी फेंक के और बहुत सारा पानी लेके उसमें बहुत सारा टाइम लगा के उसको बचा पकाना है। मैंने जानबूझ के बहुत सारा बार-बार बोला ताकि ये माइंड में रजिस्टर हो जाए हमारे कि हमें ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना है पकाने के लिए। वैसे भी जल्दी नहीं गलती है वो दाल, बहुत टाइम लेती है गलने में भी। तो ये भी एक नेचर का अरेंजमेंट है कि भैया आराम से पकाओ, क्योंकि इसी तरह से पका के खाने से ही आपको फ़ायदा होगा। तो प्रोटीन्स खाना है, उसके स्प्राउट्स बना के भी खा सकते हैं। इसके अलावा जो और भी अच्छे सोर्सेज़ हैं प्रोटीन के, जो किडनी पेशेंट के लिए बड़े सेफ हैं, उनमें है, सबसे बेस्ट है हरे मटर। बहुत ही सेफ फूड है और किडनी पेशेंट्स बड़े आराम से इसको बिना किसी डर के खा सकते हैं, प्रोटीन का बड़ा अच्छा सोर्स है। इसके अलावा काले चने खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दूध भी एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, एनिमल सोर्स है हालाँकि, लेकिन वेजिटेरियन लोगों के लिए जो है एक कंप्लीट फूड की तरह इसको समझा जाता है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि कॉम्बिनेशन में खाना है, यानी दाल खा रहे हैं तो चावल के साथ मिलाकर खाएँगे तो वो एक कंप्लीट फूड बन जाता है। तो हमारे सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं बॉडी के वो पूरे हो जाते हैं। जहाँ तक नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज़ की बात है, तो उसमें जो सेफ है, कंपैरेटिवली जो सेफ है, वो है लीन मीट। जो लोग जो नॉन वेजिटेरियन फूड हमारे दर्शक हैं, सुन रहे हैं, जो खाते हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि लीन मीट जो रहता है, वो
और छोटी मछली जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, जो फिश जिनका स्टेपल फूड है वहाँ का, तो छोटी मछलियाँ जितनी भी रहती हैं वो प्रोटीन उनमें अच्छी होती है और कंपैरेटिवली फास्फोरस कम होता है, तो किडनी पेशेंट के लिए वो भी एक सेफ जो है ऑप्शन है। इसके अलावा श्रिम्प है, शॉल है और काफ़ी सारी ऐसी छोटे-छोटे जो सी फूड है वो भी कंपैरेटिवली सेफ रहते हैं। लेकिन मैं फिर से मेंशन करूँगी कि वेजिटेरियन सोर्सेज़ ऑफ प्रोटीन्स विल बी सेफर देन non-vegetarian sources of proteins for kidney patients especially. जी, आपने बात करी मटर की, तो मटर फ्रोज़न मटर भी आते हैं, तो वो खाने ठीक है या नहीं? देखिए हम आयुर्वेद वाले लोग हैं और जब भी बात होती है खाने-पीने की तो मैं हमेशा 3 रूल्स की बात करती हूँ, लोकल, सीज़नल और फ्रेश। तो मैं किसी भी तरह के प्रिज़र्व्ड और प्रोसेस्ड चीज़ों के फ़ेवर में नहीं हूँ, पर्सनली भी और साइंटिफिकली भी अगर इसको देखा जाए। तो जितना हो सके फ्रेश खाएँगे तो अच्छा है, फ्रोज़न खाएँगे तो फिर हम लोग बिना सीज़न के उन चीज़ों को खाएँगे, जब हमें उनको नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। तो तब हम फ्रोज़न फूड को तब खाते हैं, जब वो नेचुरली उस सीज़न में हमें अवेलेबल नहीं है। तो वो एक आयुर्वेद के हिसाब से ये अच्छी बात नहीं है। तो सीज़नल खाना खाना चाहिए, जैसे आजकल अभी सर्दियाँ हैं तो मटर आ रहे हैं, अच्छे से दबा के खा लेने चाहिए सर्दियों में, लेकिन बाद में जब वो नहीं मिलते हैं, तो नहीं खाने चाहिए। जी, इसके बाद बारी आती है फैट की। फैट में भी कहते हैं कि कई लोग कहते हैं खाने चाहिए, कई कहते हैं नहीं खाना चाहिए। तो आपका क्या कहना है? फैट हमारे शरीर की एक रिक्वायरमेंट है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा फैटी ऑर्गन कौन-सा है? लीवर? मुझे लगता है सबका उत्तर यही होगा। हमारे बॉडी में सबसे फैटी पार्ट है हमारा ब्रेन। ओके, हाँ। हमारे ब्रेन में फैट भरपूर मात्रा में होता है क्योंकि वहाँ सारा काम ही फैट के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा अगर हम ग्लूकोज़ की बात करें, शुगर की बात करें, तो उसको भी अगर स्लो रिलीज़ करके देना है तब भी, और एब्ज़ॉर्प्शन की बात करें, अगर प्रोटीन्स की बात करें, डाइजेशन की बात करें, तो हर किसी चीज़ के लिए हमें फैट्स की ज़रूरत है। दूसरी बात ये, जो फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है ना हमारी बॉडी में, मतलब पेट भर गया, ये वाली सेंसेशन, ये थोड़ा-सा फैट खा के भी आ जाती है। तो डाइट को मॉडरेशन अमाउंट में खाना है हमें, कम खाना है तो उसके लिए ज़रूरी है थोड़ा फैट खाना। लेकिन फिर इम्पोर्टेंट है कि फैट में क्या खाएँगे? तो फैट्स में हम लोग जो सेफ फूड्स हैं, किडनी पेशेंट की हम बात कर रहे हैं, इसमें हम नट्स खा सकते हैं, सीड्स खा सकते हैं, बीज है जितनी भी तरह के। और आजकल मैं दर्शकों से भी बात करना चाहूँगी कि बहुत सारा के सीड्स के बारे में बातें आपने सुनी होंगी, वो सभी सीड्स आपके लिए सेफ हैं। उनको भिगोइए पानी में और फिर उनको खाइए। नट्स खाइए, सीड्स खाइए, लेकिन भिगो के खाइए। और इसके अलावा वेजिटेरियन में वंदना जी एक फ्रूट है जिसको कि मक्खन फल कहा जाता है, जिसको कि एवोकाडो कहते हैं। तो वो भी एक गुड क्वालिटी फैट है। गुड क्वालिटी एक फैट है, एकदम टेस्टलेस होता है लेकिन उसमें गुण अच्छे हैं। तो वो भी एक किडनी पेशेंट के लिए वो भी एक जो है सेफ सोर्स है फैट का। इसके अलावा जो ऑयल्स है, घी है, देसी घी फैट का अच्छा सोर्स है और किडनी पेशेंट खा सकते हैं, 2 से 3 चम्मच घी पिघला हुआ वो ले सकते हैं। ऑयल्स ऑयल्स में मैं बता ही देती हूँ कि मूँगफली का तेल, तिल का तेल और सरसों का तेल, तीनों तेल सेफ हैं, लेकिन एक समय पर केवल एक ही तेल खाना है हमें, और अपने रीजन के हिसाब से खाइए। हमारे यहाँ सरसों का तेल है तो सरसों का खाना है। जहाँ तिल का तेल पैदा हो रहा है वहाँ तिल का तेल खाना है। जहाँ मूँगफली का तेल होता है, अगर आप महाराष्ट्र से उस तरफ चले जाएँगे तो मूँगफली का तेल खाते हैं तो वही खाना है। तो ये सभी फैट के अच्छे सोर्स हैं और किडनी फ्रेंडली हैं, इसलिए किडनी पेशेंट ये सभी चीज़ें खा सकते हैं। इन सभी तेलों के रिफाइंड भी आते हैं। रिफाइंड तो रिफाइंड प्रोसेस्ड, तो ये तो अब मुझे लगता है कि ब्लैकलिस्ट कर देनी चाहिए, ये नाम भी ब्लैकलिस्ट कर देने चाहिए कि ये काले अक्षरों में लिख देने चाहिए ये नाम कि बिकते बहुत ज़्यादा हैं। मिलता तो बहुत कुछ है। बाहर तो अब अ, ऐसे तो किडनी पेशेंट बोलेंगे भई मार्केट में मिल रहा है, पिज़्ज़ा भी खाना चाहिए, बर्गर भी खाने चाहिए, पैकेट में पैक करके स्पेशली फैक्ट्री से आया ट्रांसपोर्ट करके इतने बड़े स्टोर में पड़ा फूड है वो भी मुझे खाना चाहिए। लेकिन उसमें सॉल्ट्स हैं, उसमें फास्फोरस है, उसमें वो सब चीज़ें हैं जो आपकी किडनी को खराब करेंगी। आप किडनी पेशेंट की बात कर रही हैं, वैसे आम इंसान कौन-सा रिफाइंड नहीं खाता, वो भी रिफाइंड की तरफ ही भागता है। जितने भी ये सीड ऑयल्स हैं, जितने भी सीड ऑयल्स हैं,
अगर आप देखो, हमारे देश को दुनिया की डायबिटीज कैपिटल बनाने में सबसे बड़ा हाथ ये सीड ऑयल्स का है। जब तक हम घी खाते थे, जब तक और तब तक हम लोग तब तक जो थे, डायबिटीज जैसी चीजें हमारे देश में इतनी ज्यादा थी नहीं। लेकिन जिस तरह जैसे जैसे करके ये अ, एक तरह से समझ लीजिए कि मार्केटिंग कर करके एक मार्केटिंग करके इनको फेमस किया गया, इनको पॉपुलर किया गया लोगों में। और लेकिन उसी वजह से ही हार्ट पेशेंट के और डायबिटीज के पेशेंट, और फिर डायबिटीज की वजह से और हार्ट की वजह से उनकी दवाइयां खाने की वजह से किडनी पेशेंट। तो ये जो बनते जा रहे हैं, ये वही तेल हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, सस्ते हैं, लेकिन सेहत के लिए हानिकारक है और इवेंचुअली महंगे ही पड़ेंगे। लोग विज्ञापनों के पीछे भाग करके इनको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कोकोनट वाटर की, क्योंकि कई डॉक्टर्स कहते हैं कि कोकोनट वाटर पीना है आपने, कोई कहता नहीं पीना है। फिर बात एक ही जगह पे आके रुक रही है। आज हमारा जो पूरा एपिसोड है वो इसी चीज़ पे है कि क्या चीज़ खाएँ, क्या नहीं खाएँ, जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उसको हम दूर कर सकें। तो कोकोनट वाटर के बारे में बताएँ, नारियल पानी के बारे में। नारियल पानी दुनिया का सबसे शुद्ध पानी अभी तक का माना जाता है, क्योंकि उसमें अडल्ट्रेशन के चांसेस नहीं है। अभी तक वो टेक्नोलॉजी इंसान ने बनाई नहीं कि उसके अंदर भी उसका शेल तोड़ के उसके अंदर घुस के भी कुछ मिलावट कर सके। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, और मिनरल वाटर जिसको बोला जाएगा कि हर तरह की उसमें वो इलेक्ट्रोलाइट भी है, हर चीज़ है जो हमारी बॉडी को हाइड्रेट करने में और हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में ज़रूरी है। और जो कोकोनट वाटर है, एक्चुअली ये क्रिएटिनिन को कम करने में बहुत हेल्प करता है। बहुत टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में बहुत हेल्पफुल है। लेकिन इसको पीने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब इसको पीने के लिए मना किस लिए किया जाता है? वो इसलिए कि ऐसा समझा जाता है कि इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा है। जी। जब तक पोटेशियम की कहानी नहीं समझ में आती, तब तक कोकोनट वाटर की कहानी नहीं समझ में आ सकती है। तो ये एक तरह से नारियल को सिर से फोड़ने वाली बात है, पोटेशियम की कहानी को समझना। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। पोटेशियम, पहली बात तो ये कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ प्रकृति ने नहीं बनाई जो हमारे लिए नुकसान करे। और अगर कोई चीज़ नुकसान करती है तो वो खाने की चीज़ में नहीं होती। ये प्रकृति का नियम है, ये नेचर है, ये यूनिवर्स है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन उसका इस्तेमाल करना और गलत तरीके से इस्तेमाल करना, ये हमारी एक्सपर्टीज़ बन गई हुई है आजकल हमारी इंसानों की। तो पोटेशियम की भी यही कहानी है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में पोटेशियम का मेन रोल है हमारी बॉडी में। जिनमें पोटेशियम कम रहता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है हमेशा। तो किडनी पेशेंट इस विशेष सर्कल में फंसे होते हैं। एक तरफ से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ से बोलते हैं कि पोटेशियम नहीं खाना। तो पोटेशियम नहीं खाएंगे, ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा। पोटेशियम खाएंगे तो बोलेंगे कि जो तुम्हारे को ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी। अब उनके मैं नाम नहीं लेना चाहती चीज़ों के। तो लेकिन पोटेशियम खाना है, खास करके जब आपके रिपोर्ट में पोटेशियम नॉर्मल है, तो ज़रूर खाना। अपने रिपोर्ट्स को पढ़ना सीखना चाहिए हमें, कि जो रिपोर्ट्स हमें आराम से मिल जाए, कहीं भी जाके लैब में अगर हम टेस्ट करवा पा रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये भी हमने सीखना है। प्रोटीन अगर हमारी रिपोर्ट में कम आ रहा है, तो हमें प्रोटीन बढ़ाना है अपनी डाइट में। अगर हमारी रिपोर्ट में प्रोटीन की मात्रा हायर साइड पर है, तो प्रोटीन को हम कम कर सकते हैं। हमें पता चल गया कि हमें प्रोटीन किसके ज़रिए लेना। इसी तरह से पोटेशियम की कहानी है। अगर हमारा पोटेशियम नॉर्मल है, हमें कोई ऐसे सिम्पटम्स नहीं है, एरिथमिया नहीं है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो पोटेशियम की वजह से होती है, तो पोटेशियम अगर हम नहीं लेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो पोटेशियम लेना है, पोटेशियम वाला फूड लेना है, सप्लीमेंट नहीं खाना, फूड खाना है। तो नारियल पानी वंदना जी पीना है, लेकिन एक नारियल पानी को पूरे दिन में थोड़ा-थोड़ा करके अगर पीते रहेंगे, तो वो ना तो पोटेशियम को डिस्टर्ब करेगा, हाइड्रेशन भी बनी रहेगी, और किडनीज़ को फ्लश आउट करने का जो उसका फंक्शन है, वो भी वो बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। आपने हाइड्रेशन की बात करी तो हम पानी की बात कर लेते हैं। पानी के बारे में भी भ्रांति है, किडनी पेशेंट को पानी कितना पीना चाहिए? प्यास लगने पर ही पीना चाहिए या वैसे भी पी सकते हैं? इसके अलावा जो पानी होता है वो कौन-सा पीना चाहिए? हुँ। पानी की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। अब किडनी पेशेंट जो है ना, बड़े एक जिसको बोलते हैं धर्म संकट में फँसने वाली बात हो जाती है। पहली बात तो ये कि बॉडी पहले से बीमार है।
बीमार होने की वजह से जब हम बीमार होते हैं, हमारी बॉडी इन्फ्लेम्ड होती है, तो हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स यानी हमारे लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पहली बात तो ये समझिए। दूसरी बात ये कि किडनी पेशेंट को ऑलरेडी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रह रही हैं। उसको प्यूकिंग हो रही है, उसको वॉमिटिंग हो रही है, उसको नौसिया हो रहा है, तो वो खा नहीं पा रहा है। इनटेक भी उसकी कम है, 2 कारण हो गए। तीसरी कारण ये कि अ, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको रिस्ट्रिक्ट कर देती है मेडिकल साइंस कि ये मत खाओ, वो मत खाओ। तो पहली तो बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ी हुई है, न्यूट्रिशन की वीकनेस बहुत ज़्यादा है, मसल लॉस हो गया और उसको पूरा करने के लिए, ठीक होने के लिए तो न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये जो धर्म संकट में फँस जाता है किडनी पेशेंट कि एक तरफ तो न्यूट्रिशनल नीड्स बढ़ी हुई, दूसरी तरफ से हमने उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तो इसी तरह से पानी की बात है। एक तरफ तो किडनी में पानी जाएगा तो यूरिन बनेगा, वो फ्लश आउट करेगा। दूसरी तरफ से हम पानी का रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि पानी मत पियो। पानी तो पीना ही है। नॉर्मल इंसान को 4 लीटर के आसपास लिक्विड्स यानी पानी और जो भी हमारे फूड के बीच का लिक्विड रहता है, फ्रूट्स और जितने भी हम सॉल्यूशंस जो भी हम जूस पीते हैं या कुछ भी है, मिला के 4 लीटर के आसपास हमें पानी चाहिए। लिक्विड चाहिए। बॉडी को होम्योस्टेसिस को बना के रखने के लिए। इसी तरह से किडनी पेशेंट को भी चाहिए। तो किडनी पेशेंट को भी 1 से 1.5 लीटर पानी पीना है। लेकिन किसी वजह से अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया गया है पानी के लिए, तो मैं आपको एक बड़ा अच्छा जो है इसका हैक बताती हूँ, एक इसका मैं सॉल्यूशन आपको दे सकती हूँ कि प्यास लग रही है, लेकिन पानी नहीं पी सकते, गिलास तो सामने है, लेकिन मेडिकल साइंस बोल रही है पीना नहीं, तो क्या करेंगे? इसमें डिहाइड्रेशन हो गया। जब आपकी रिपोर्ट में आपका यूरिया तो बहुत बढ़ा हुआ आ रहा है, लेकिन क्रिएटिनिन उसके कंपैरेटिवली कम आ रहा है, तो समझ जाइए कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, तो पानी पीना है, सिपिंग करनी है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि सिप-सिप करके पानी पीना है। जिस तरह से हम पौधे को पानी देते हैं, हम पौधे को एकदम से वो बाल्टी भर के उसके ऊपर नहीं डाल देते, क्योंकि हमें पता है कि बाढ़ आएगी तो पौधा मर जाएगा। इसी तरह से हमारी बॉडी है। तो लेकिन जब हम धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा करके पानी देते हैं, तो वो न्यूट्रिशन की तरह काम करता है पौधे के लिए। हमारी बॉडी भी बिल्कुल इसी तरह से बनी हुई है। इसको धीरे-धीरे करके, सिप-सिप करके पूरे दिन में पानी हमें देते रहना है। और इसके लिए हैक जो है वो मैं बताने लगी हूँ कि बर्फ का टुकड़ा एक मुँह में रख लेने से पानी की मात्रा उतनी नहीं जाती, लेकिन क्योंकि वो बहुत सारा टाइम हमारे मुँह में रुकता है, तो हमारे सलाइवा भी सिक्रीट होता है और वो हमारी सेटिएशन जिसको बोलते हैं, मतलब एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन जो शायद आधा ग्लास, पूरा ग्लास पी के भी नहीं आए, वो जब धीरे-धीरे करके वो बर्फ मुँह में पिघलती है और हम उसको मुँह में ही रखे-रखे, पानी भी पिया है तो घूँट भर के 1 घूँट भर लिया, मुँह में काफ़ी देर उसको छोड़ दिया, फिर उसको पिया। तो वो हाइड्रेशन बनी रहती है, हमारी प्यास भी बुझ जाती है। बर्फ़ हालाँकि एक अच्छा बहुत ये समझें कि बहुत ज़्यादा रिकमेंडेबल नहीं है ऑप्शन, कई बार गला-गुला भी खराब रहता है लोगों का, तो कोई भी फ्रूट को आप फ्रीज़ कर लो। यानी अंगूर है जैसे, सेब का एक टुकड़ा है, उसको आप फ्रीज़र में लगा के बर्फ़ की तरह फ्रीज़ कर लीजिए और मुँह में रख के उसको धीरे-धीरे करके चूसते रहिए। तो वो प्यास भी बुझ जाती है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना पड़ता, सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन भी रहती है, हाइड्रेशन भी हो जाती है बॉडी की। जी, पानी की बात होगी, अब बात करते हैं नमक की। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि दिमाग के पास में या तो शुगर जाती है या फिर सॉल्ट और शुगर के सिवा और कुछ जाता ही नहीं है, 2 ही चीज़ें जाती हैं। तो हम बात करते हैं नमक यानी कि सॉल्ट की, तो सॉल्ट खाना किडनी पेशेंट के लिए कितना ज़रूरी है? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं ना वंदना जी, सारे नमकीन हैं। मतलब हमारी बॉडी का जो अंदरला सारा फ्लूइड है वो एक इंटरनल ओशन है। हमारे आँसू नमकीन है, हमारा पसीना नमकीन है, बॉडी के अंदर जिसमें बच्चा रहता है, वो जो वूम्ब का प्लस पानी प्लस विट्रस जो उसके अंदर विट्रस फ्लूइड होता है, मतलब जो वूम्ब के अंदर एक पानी रहता है ना बहुत सारा जिसमें बेबी अंदर फ्लोट करता रहता है, वो भी नमकीन होता है। तो नमक की ज़रूरत तो हमें है। इसलिए नमक खाना है, लेकिन किडनी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। दूसरा ये है कि नमक ज़्यादा खाएँगे तो वाटर की और रिटेंशन होएगी, तो ये फिर से बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए। लेकिन 2 ग्राम से 5 ग्राम तक का सॉल्ट जो है, 2 ग्राम सॉल्ट खाना है, 1 दिन में। अब 2 ग्राम सॉल्ट अगर हम कटोरी में लेके बैठे तो देखेंगे भैया इतने से सॉल्ट से हम क्या पकाएँगे पूरा दिन का खाना कैसे पकेगा उससे? एक ही समय में वो तो खा जाएँगे।
तो इसकी सॉल्यूशन ये है कि सॉल्ट पे रिस्ट्रिक्शन तो लगाना है, नो डाउट इसको लगाना चाहिए। लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है कि स्वाद भी ना बिगड़े और हमारी जो लिमिटेशन है उसके अंदर भी हम रहें। तो जितनी रिक्वायरमेंट हमारे नमक की है उसको अलग निकाल के एक छोटे से बाउल में अलग से रख लें हम। खाने में चाहे आपने नमक नहीं भी डाला हो, आप भी कभी ट्राई करके देखना। अगर खाना फीका भी है, उसके ऊपर से नमक नहीं डालना है। आप एक टूथपिक लीजिए, उस टूथपिक को नमक में उसका जो उल्टा हिस्सा होता है पीछे का, उसको नमक में डाल के उसको अपनी जीभ के ऊपर रगड़ लेंगे, तो वही खाना जो पहले फीका लग रहा था, वही अच्छा लगने लग जाएगा। तो वो 4-5 बाइट्स खाने के बाद अगर किडनी पेशेंट ऐसे करते रहेंगे, तो नमक उनको खाने में भी नहीं डालेंगे तब भी चलेगा, बहुत कम मात्रा में डालने से भी होगा। उनका टेस्ट भी रहेगा और जो रेस्ट्रिक्शन है, वो भी वो फ़ॉलो कर सकेंगे। तो इस तरह से वो मैनेज कर सकते हैं अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तब, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है तब, और नमक तो हेल्दी लोगों को भी बहुत कम ही खाना चाहिए। फल कौन-कौन से खाने चाहिए? फल तो अच्छे ही होते हैं वैसे, लेकिन फलों में भी यही दिक्कत है कि वही पोटेशियम की प्रॉब्लम और ये सारी जो कंट्रोवर्सीज़ है वो। लेकिन जो सेफ फल है, बहुत सेफ फल है जो किडनी के पेशेंट के लिए, उसमें है एप्पल, पाइनएप्पल। दोनों तरह के एप्पल और पाइनएप्पल सेफ है, ग्रेप्स भी सेफ है, पीयर भी सेफ है, यानी कि जिसको नाशपाती कहते हैं, पपीता वो भी सेफ फ्रूट है, और बनाना, केला भी काफ़ी हद तक सेफ फ्रूट माना जाता है किडनी पेशेंट के लिए, अनलेस एंड अनटिल किसी खास वजह से आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अदरवाइज़ जो बनाना है, एक बनाना भी पूरा दिन में पेशेंट जो है वो खा सकते हैं। तो ये वो फ्रूट्स हैं जो सेफ है किडनी पेशेंट के लिए। डॉक्टर अनु, हमने अभी फ्रूट्स की बात तो कर ली, अब रह गए अनाज। तो अनाज के बारे में बताएँ कि कौन-सा खाना चाहिए और कौन-सा नहीं? अ, अगर मैं नहीं खाने वाली चीज़ों की बात करूँगी तो वो लिस्ट बड़ी लंबी हो जाएगी। तो उन्हीं चीज़ों के नाम लेते हैं जो बहुत सेफ हैं और जिनको सब लोग खा सकते हैं किडनी पेशेंट्स। तो वो फिर उसको याद रखने में भी आसानी रहेगी और फ़ॉलो करने में भी आसानी रहेगी। पहली तो चीज़ याद रखनी है कि चावल सबसे सेफ फूड है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की इसमें टेंशन नहीं करनी, क्योंकि जब हम चावल को दाल के साथ मिक्स करते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेंज हो जाता है। तो इसलिए चावल बहुत सेफ फूड है, चाहे डायबिटीज़ पेशेंट भी है तब भी। और चावल के ही बने हुए पोहा जिसको कहते हैं, चिवड़ा बोलते हैं, और उसको अगर फुला लें तो जो मूढ़ी या परमल जिसको हम लोग भेलपूरी बना के खाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें यानी चावल, पोहा और ये जो उसके पफ्ड राइस होते हैं, ये तीनों किडनी पेशेंट के लिए सेफ हैं। स्नैक्स खाने का मन करे तो भेलपूरी बना के बड़े आराम से खा सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं, डेली खा लीजिए चाहे, पोहा भी खा सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि एक दिन में एक ही तरह की चीज़ लेनी है। और इसके अलावा जो दूसरे सेफ अनाज हैं, वो है आटे की बात अगर करें, तो कुट्टू का आटा, ज्वार का आटा, ये सेफ है। सूजी बहुत सेफ है। तो ये वो लिस्ट है 6 चीज़ों की, इसको रट लीजिए, अच्छे से रट लीजिए। चावल, पोहा और पफ्ड राइस यानी कि मुरमुरा, मूढ़ी या परमल जो भी आप उसको बोलते हैं। और इसके अलावा कुट्टू का आटा, बकव्हीट जिसको बोलते हैं, ज्वार, सूजी, ये सेफ अनाज है किडनी पेशेंट के लिए। और इसके अलावा जो कम मात्रा में खाने वाली चीज़ें हैं वो खा सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा-सा कम मात्रा में लीजिए, वो है ओट्स और मक्की। तो जैसे सर्दियाँ चल रही हैं तो मक्की का आटा किडनी पेशेंट्स खा सकते हैं, लेकिन सप्ताह में 1 बार ऐसे करके अपना रूटीन रखना चाहिए। और अनाज की अगर बात करें तो एक दिन में अगर हम एक ही तरह का अनाज लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, और दूसरे दिन दूसरी तरह का अनाज अगर हम खाते हैं तो वो जो मॉडरेशन वाला पॉइंट है फिर से उसको हम अच्छे से कवर कर सकते हैं फिर। एक चीज़ और बताइए कि जिनको डायबिटीज़ भी साथ में है, उन्हें क्या खाना चाहिए? किस तरीके का खाना खाना चाहिए? ये जो लिस्ट हम आज जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये लिस्ट मैंने बड़े सोच समझ के और सारे फैक्टर्स देख के ही निकाली कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जो सबके लिए सेफ हैं। तो ज़्यादातर किडनी पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं। मतलब किडनी फेलियर का एक बड़ा कारण जो है वो डायबिटीज़ और उसकी दवाइयाँ हैं। या तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या फिर उसकी जो दवाइयाँ हम खाते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट के कारण किडनी फेलियर हो जाता है पेशेंट का।
तो वो नेफ्रोपैथी में चले जाते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में। तो उनके लिए भी ये सारे फूड्स जो हैं ये बहुत सेफ हैं, चाहे वो हमने फ्रूट्स की बात की हो, चाहे हमने नमक की, पानी की, कोकोनट वाटर की, पोटेशियम की, या फिर अभी हम अनाज की बात कर रहे हैं या प्रोटीन की, दालों की बात करिए, तो ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बिल्कुल सेफ हैं, वो चाहे किडनी पेशेंट है, चाहे नहीं है। अभी आपने अनाज की बात करी तो उसमें शायद मेरे हिसाब से आप एक नाम लेना भूल गए, वो है बाजरा। बाजरा भी बहुत अच्छा होता है। जी हाँ, बाजरा सर्दियों में खा सकते हैं, क्योंकि ये सर्दी का ही फूड है। लेकिन वही बात है कि वन्स इन अ व्हाइल, आई मीन हफ्ते में 1 बार खाइए और उसको एन्जॉय कीजिए। मोट बाजरे की खिचड़ी जो है, हमारे यहाँ पे इधर हरियाणा में, राजस्थान में और इधर काफ़ी खाई जाती है। तो खाना चाहिए, एन्जॉय करना चाहिए। इनफैक्ट 1 चम्मच देसी घी डाल के खाइए, क्योंकि बड़ी ड्राई होती है वो, बहुत रुक्ष होता है, इसलिए उसको देसी घी के साथ ही खाना चाहिए। तो देसी घी भी खाओ, एन्जॉय करना चाहिए। बिल्कुल। जो किडनी पेशेंट होते हैं उनको कौन-सा पानी पीना चाहिए? सॉरी, रह गया था, आपने मुझसे पूछा भी था। तो पानी उबाल के ठंडा किया हुआ पानी, सबसे बेस्ट पानी तो वही होता है। लेकिन आजकल कई-कई जगह पे कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट या पेस्टिसाइड्स की वजह से या कंटामिनेशन की वजह से काफ़ी सारी ऐसी टॉक्सिक चीज़ें पानी में हैं, जिनको कि साफ़ करना ज़रूरी है। तो उसके लिए कार्बन वाले जो फ़िल्टर आते हैं, वो सबसे बेस्ट है। आरओ का पानी मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ पर्सनली, क्योंकि उस वो डिमिनरलाइज़्ड होता है, उसमें काफ़ी सारे मिनरल्स जो हैं वो नहीं होते हैं, तो डेफिशिएंसी हो जाती है। उल्टा बॉडी में से वो पानी जो है मिनरल्स को एब्ज़ॉर्ब करने लगता है। तो हर जगह पे रहने वाले लोगों को आरओ का पानी पीना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ एरियाज़ ऐसे हो सकते हैं जहाँ का पानी जो है और तरीकों से साफ़ नहीं किया जा सकता, तो वहाँ आरओ की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन बाकी लोगों को अपने पानी के हिसाब से चूज़ करना चाहिए कि केवल एक्टिवेटेड चारकोल से भी वो अपना पानी को क्लीन कर सकते हैं, और फिर उसको उबाल के ठंडा करके पिएँगे तो वो माइक्रोबियल एक्टिविटी भी जो है वो भी खत्म हो जाएगी। तो सबसे सेफ पानी है उबाल के ठंडा किया हुआ पानी। एक चीज़ और है, बड़े-बुज़ुर्ग जो हैं वो कहा करते थे कि अगर आपकी टंकी वग़ैरह जो भी है उसके अंदर आप जामुन की लकड़ी डाल दें तो भी पानी प्यूरिफ़ाई हो जाएगा। बिल्कुल आपको इतना साफ़ और शुद्ध और अच्छा पानी मिलेगा जो कि बैक्टीरिया से मुक्त होगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है? जामुन की लकड़ी डाल देने से आप देखेंगे कि उसमें अंदर काई भी नहीं जमती है। टंकी में आप देखेंगे कि काई तक भी नहीं जमती हैं, और अगर असन, इसको असन बोलते हैं, संस्कृत में इसका नाम असन है। तो ये जो लकड़ी है, इसके बर्तन भी आते हैं आजकल। तो डायबिटीज़ वालों के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो छोटा-सा टुकड़ा जामुन की लकड़ी का आप अपने घड़े में, अपने जिस चीज़ में भी आपने पानी स्टोर करके रखा है, आप उसमें भी डाल के रख सकते हैं। अगर आप टंकी में नहीं डाल सकते, तो अपने पानी में भी डाल लेंगे और उसको रात भर छोड़ दीजिए, तो वो भी अच्छा है। बैक्टीरिया फ्री। इसके अलावा तो हमारे बड़े-बुजुर्ग तो बोलते थे चांदी के बर्तन में पानी पियो, कॉपर के बर्तन में पानी पियो। तो इन सब की अपनी-अपनी एक वैल्यू है। लेकिन इनको क्लीन अच्छे से करना है, साफ अच्छे से करना है, और क्योंकि केमिकल एक्टिविटी तो होती ही है, और जामुन की लकड़ी डाल सकते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएँ। डॉक्टर अनु आप यहाँ आई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते। लेकिन एक चीज़ और है, आप जाते-जाते दर्शकों को अपना फ़ोन नंबर ज़रूर बताएँ क्योंकि कई हमारे दर्शक हैं जो आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें आपका नंबर भी पता होना चाहिए। जी हाँ, मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, 8492086297। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसके बाद में जो है हम खुद आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।